नाज़रीन, अपना आज ये मखसूस प्रोग्राम लेकर हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक ऐसा शहर जिसने मुख्तलिफ हवालों से अपनी तारीख़ अपने ज़र्री कारनामों से लिखी है। आज हम बात करेंगे लखनऊ के सियासी पस मंज़र में। आप जानते हैं कि लखनऊ एक ऐसा शहर, ऐसा मरकज़ है सिचुएशन और सिचुएशन पर जिनसे कहीं ना कहीं इलेक्शन बड़ी हद तक मुतासिर होता है। तो आइए रुख करते हैं लखनऊ का और एक नज़र डाल लेते हैं इस शहर के जोग्राफियाई, तारीख़ी और सियासी पस मंज़र पर। ये है लखनऊ, यानी एक ऐसा शहर जिसकी शिनाख्त के मुख्तलिफ हवाले हैं। अपनी तहजीब व सकाफत, इल्म व अदब और आदाब व अलक़ाब के साथ साथ नवाबी कल्चर व तारीख़ी इमारतों के हवाले से भी ये शहर दुनिया के नक्शे पर अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखता है। और बात जब सियासत की हो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की हैसियत से ये बात जग जाहिर है कि लखनऊ की सियासत की भी अपनी अलग हासिल की थी। 1971 में कांग्रेस की शीला कौल को फतह मिली और 1977 में लोक दल की टिकट से हेमवती नंदन बहुगुणा ने तारीखी कामयाबी हासिल की थी। 1991 के बाद से अब तक इस तारीखी शहर पर सियासी एतबार से जाफरानी रंग चढ़ा हुआ है। आजानी वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से लालजी टंडन और राजनाथ सिंह तक कई अहम लीडरों का महबूब शहर लखनऊ आज भी अपनी सियासी हिकमत अमली, सियासी रस्साकशी और सियासी दानिशमंदी के लिए जाना पहचाना जाता है। यहाँ मौजूदा पार्लिमानी सीट में 5 असेंबली हल्के आते हैं, जहाँ वोटरों की मजमूई तादाद 19,49,956 है, या यूं कहें तो तकरीबन 20 लाख है। अगर दीगर बुनियादों पर वोट बैंक की तकसीम का तज्जिया किया जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ तकरीबन 4 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, 3.5 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख से ज्यादा वैश्य समाज के वोटर हैं, 75,000 ठाकुर, 70,000 कायस्थ, 2 लाख दलित और तकरीबन 2 लाख ही ओबीसी वोट बैंक है। लखनऊ इस एतबार से भी खासा अहम सियासी मरकज है कि यहाँ के लोग फिरका परस्ती में नहीं बल्कि कौमी यकजहती, भाईचारे और आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद में यकीन रखते हैं। और यहाँ वोट मजहबी और नफरत और शिद्दत की बुनियाद पर नहीं बल्कि उम्मीदवार के काम, तरक्की की स्कीमों और जमहूरी कदरों के इस्तेहकाम के पेश नजर डाले जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि लखनऊ का वोटर अपने आप में सियासी तदब्बुर और शऊर की रोशन मिसाल है। इस शहर को बनाने, संवारने और सियासी पहचान दिलाने में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक दल और मुस्लिम लीग समेत छोटी बड़ी कई जमातों के नाम अहम हैं। बीजेपी से राजनाथ सिंह एक बार फिर मैदान में है। वहीं अजीम इत्तेहाद ने शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया पूनम सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने आचार्य कृष्णन को टिकट दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का मानना है कि हालिया इंतखाबात फिरका परस्त और सेकुलर ताकतों के माबैन है। अब ये फैसला अवाम को करना है कि वो किन ताकतों के हाथों में मुल्क सौंपना चाहते हैं। लड़ाई है फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ। फैसला इस मुल्क की आवाम को, इस देश की जनता को ये करना है कि देश फिरका परस्त ताकतों के हाथ में रहेगा या सेकुलर फोर्सेस के हाथ में रहेगा। मैं तो दरख्वास्त करने आया हूँ कि फ़िरका परस्त ताकतों को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया जाए, उनका साथ दिया जाए और मेरा साथ दिया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णन मुस्लिम हल्के में खासे मारूफ है और उलमा इकराम से भी इनके अच्छे मरासिम हैं। लखनऊ में इनका मुकाबला बीजेपी के ताकतवर उम्मीदवार राजनाथ सिंह और समाजवादी बीएसपी इत्तेहाद की उम्मीदवार पूनम सिन्हा से होना है। फिलहाल वो अपनी इंतखाबी मुहिम में जुटे हुए हैं। ये बात कोई नई अजीब गरीब नहीं है कि वो हमारे से मिलने आ गए बल्कि अब फ़र्क बस ऐसा हो गया है कि वो कैंडिडेट यहाँ के हो गए। तो कैंडिडेट का मसला ये है कि हम अकेले कोई फैसला और कोई ऐलान नहीं करते हैं अब तक, बल्कि हम मीटिंग करते हैं, उलमा की मीटिंग होती है, उसमें जो आपस में जिस चीज़ के ऊपर सब लोग इत्तेफाक करते हैं, कंसेंसस होता है, उसको ऐलान करते हैं। इससे पहले हमने मीटिंग की, सूफ़ी उलमा की मीटिंग हुई, हमारे शिया उलमा की मीटिंग हुई, उस पर तय हुआ कि भाई किसी का नाम लेकर ऐलान नहीं किया जाए, किसी पार्टी का, बल्कि जो जिसको पसंद करेगा, किस शख्सियत को, वो किसी भी पार्टी की हो, अच्छा अगर शख्सियत है वो, तो उसको आप लोग वोट दें, हमारी तरफ से ऐलान हो गया। लेकिन अब इन्हीं ने आकर कहा कि नहीं भाई हम ये चीज़ें जो हैं वो आपकी कम्युनिटी के लिए और आप मुसलमानों के लिए और देश के लिए सब रख रहे हैं उसके सामने,
और इसके लिए हमें राहुल गांधी साहब की भी सपोर्ट है और प्रियंका जी की सपोर्ट है। तो इन्हीं ने ये कहा कि भाई हमारी बात भी आप अपनी मीटिंग में रखिए। जो अभी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है तो ज़ाहिर सी बात है ये सीक्रेट बैलेट होता है और हम लोग शुरू से इसके ख़िलाफ़ रहे हैं कि किसको कौन वोट दे किसको वोट ना दे, इस पर कोई अपील की जाए ये मुनासिब नहीं रहता है। लखनऊ में आइंदा 6 मई को वोट डाले जाएंगे। लखनऊ एक लंबे अरसे से बीजेपी के कब्जे में है और इस बार भी यहाँ से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह एक ताकतवर उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है। लेकिन आचार्य कृष्णन और पूनम सिन्हा को भी अपनी किस्मत और अवाम की मोहब्बत पर पूरा यकीन है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माया, अखिलेश और अजीत का सियासी इत्तेहाद अपनी जीत का बड़ा दावेदार है तो दूसरी तरफ बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी, और इन दोनों दावेदारों के माबैन बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस की अपनी हिकमत अमली है। जैसे जैसे सियासी समीकरण बदल रहे हैं, रुझानात तब्दील हो रहे हैं, रैलियों और इंतखाबी मुहिमों में इल्जाम तराशियां की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में मुस्लिम वोट बैंक की तरफ भी सियासी जमातों की निगाहें मरकूज हो रही हैं। चाहे मुस्लिम वोटर हो हमारा, चाहे हमारा दलित वोटर, जो भी इस देश का कमज़ोर तबका है, सबसे ज़्यादा इस सरकार ने अत्याचार उन्हीं पे करा हुआ है। और वो कमज़ोर तबका जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया वोट का अधिकार है, उसका प्रयोग करने के लिए बेताब है कि कब हमको मौका मिले, कब हम इनके खिलाफ अपने इस वोट रूपी अस्त्र का प्रयोग करें और इनको इनकी कुर्सी से बेदखल करें। जो अभी तक आज तक इस देश में नहीं हुआ था वो इस मोदी सरकार ने कर दिया है। देश को 2 भागों में बांट दिया। एक वो भक्त हैं इनके जो इनके सारे नकारात्मक कार्यों को देखते हुए भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी कुछ गलत कर रहे हैं। उनको ना मोदी का भ्रष्टाचार दिखाई देता, ना उनको राफेल स्कैम दिखाई देता है, ना उनको ये कमी लगती कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आए हैं, ना उनको ये कमी दिखाई देती है कि हमें 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष देने का वादा करा था वो इन्होंने नहीं दिया है। और दूसरा इस देश का जागरूक वर्ग है जो ये एनालिसिस कर रहा है कि इन्होंने 2014 में क्या क्या वादे करके हमारे वोट हासिल करे थे और सत्ता पाई थी। मुसलमानों के लिए किसी ने क्या किया? सबका साथ सबका विकास का नाम लेते हैं। कहीं कहीं हमारी जगह नहीं है, कहीं कोई हर वक्त जब देखो तब ये हिंदू मुसलमान कर देते हैं। कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं, कभी कह देते हैं अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने सीता जी को कह दिया कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। तो ये सब क्या है? ये मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। अब कैसे बदलेंगे इस मंजरनामे को? मंजरनामा बदल गया है। आरएलडी, बीएसपी, एसपी एक गठबंधन, हमारा एक मजबूत गठबंधन है। इस पर हमें सारे प्रत्याशी उतार दिए हैं। सब लोग अपने मैदान में सब जीत के आ जाएंगे। बीजेपी पर इल्जाम है कि इस जमात ने हमेशा नफरत की सियासत की है, मजहबी बुनियादों पर मुस्लिम तबके का इस्तेहसाल किया है। लेकिन बीजेपी लीडर इससे मुत्तफिक नहीं है। राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, ये किसने कहा है? सुरक्षा बलों को कश्मीर से हटा लेंगे, ये किसने कहा है? दूसरा वजीर आजम कश्मीर में बना देंगे, ये किसने कहा है? अगर 370 हटी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगी, ये किसने कहा है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसको कहने वालों का समर्थन किसने किया है? जवाब इनको देना होगा। जो खुद नफरत फैला रहा हो वो दूसरे को प्रेम की सीख देगा तो समझ में किसी के नहीं आएगा। नफरत की राजनीति पर कुछ लोगों ने शासन सत्ता संभाली है। मोदी जी के आने के बाद जब सबका साथ सबका विकास हो गया तो अल्पसंख्यक भी समझ गया कि उसको यूज किया जाता था। पहले कांग्रेस ने यूज किया कि उसको हाथ में शिक्षा नहीं आने दी, पढ़ने नहीं दिया, गरीब मुसलमान गरीब ही रहा। जब वो समझ गया दलित की गरीबी का फायदा उठाकर उसको शिक्षा और जो स्वास्थ्य देना चाहिए तो नहीं दिया। और जब मोदी जी सारी चीज़ों को देने लगे तो इन सबको घबराहट हो गई कि मोदी जी को हटाओ। अब कुछ लोग शुरू हुए योगी जी के बारे में बोलने लगे। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दावेदारी कुछ भी हो, लेकिन हालात गुज़िश्ता इलेक्शन से मुख्तलिफ जरूर नजर आते हैं। 70 और 75 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी मंशूर में कुछ भी लिखे, लेकिन इस बार डगर इतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी मार्केटिंग होती है, उसके पे अमल नहीं करते। 2014 में जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था वो आज तक संकल्प ही है।
तो इनका संकल्प रहता है पूरा नहीं होता है। तो इसलिए ये फिर 2018 में 19 में जो संकल्प ला रहे हैं वो 2022 तक पूरा नहीं होना, इनको करना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को बहकाने की बात करते हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया है झूठी पार्टी। इसलिए इनका संकल्प का कोई मतलब नहीं है। जो 14 का आज तक पूरा नहीं हुआ, चूंकि दोबारा तो सरकार ही नहीं आनी, तो पूरा होगा कहाँ से? क्योंकि जब आपने 14 वाला आज पूरा किया होता तो जनता आप पे विश्वास करती। 14 का आपने अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए जनता आपको संकल्प लायक रखेगी ही नहीं। इस बदलते सियासी माहौल में मुस्लिम वोट बैंक की अपनी अहमियत है, लेकिन इस अंदेशे से इनकार करना अक्लमंदी नहीं कि ये मखसूस वोट बैंक तमाम सियासी जमातों में तकसीम होता नजर आता है। ये बात अलग है कि किसी सियासी जमात को ज्यादा और किसी को कम, लेकिन वोट की तकसीम रुकने के फिलहाल आसार नहीं है। आने वाला वक्त मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। ये बताएगा कि खास लोगों के साथ साथ अवाम को क्या मिला है, हुकूमत ने गरीबों के साथ क्या सलूक किया, इनके मसाइल किस तरह हल किए हैं या इन्हें किस अंदाज से बेवकूफ बनाया गया। इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं। टीवी चैनलों पर होने वाले मुबाहिसों और सियासी जमातों की बयानबाजियों से परे सड़क का आदमी क्या सोच रहा है, ये अहम सवाल है। बात जब आम आदमी, सड़क के आदमी या गरीब आदमी के हवाले से की जाती है तो समाज व मुल्क की जो तस्वीर हमारे जहन में उभर कर निगाहों में आती है वो अफसोसनाक और तशवीशनाक है। यहाँ ये बात किसी मखसूस सियासी जमात या तबके की नहीं, बल्कि उस आम आदमी की है जो अपना वोट इस भरोसे पर देता है कि उसके अच्छे दिन आएंगे, तरक्की और विकास में भी वो शामिल हो जाएगा। सियासी जमातें क्या कहती हैं, लीडर क्या कह रहे हैं, इससे हट कर जरा देखिए कि आम शहरी, आम नागरिक क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि 99% जहाँ बेईमान हो वहाँ 1% ईमानदार अपनी खोपड़ी फोड़ेगा। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। चाहे जिस इदारे को ले लीजिए, कोई एक इदारा नहीं, सरकार के जितने इदारे इस वक्त हैं उनमें ज़्यादातर यही है कि 99% बेईमान और 1% ईमानदार। जो ईमानदार है वो अगर कुछ कहना चाहता है तो 99% उसे ये कह के डराते हैं कि नौकरी करना है कि नहीं करना है। ये अक़लियतों का इस्तेसाल तो तारीख़ तो बताती है हमेशा रहा है, किसी पार्टी में कम, किसी पार्टी में ज़्यादा। मौजूदा हुकूमत में इसलिए ज़्यादा होता रहा, इसके बारे में ये तासुर आम है कि यह एंटी अक़लियत है, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन एक हल इसका लोगों ने यही होता है कि अगर अक़लियत इस पार्टी के करीब हों, ज़्यादा करीब हों, तो शायद रवैया बदल सकता है। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इस्तेसाल हमेशा होता रहेगा, हम लड़ते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। इंसाफ, सच्चाई, जो सच्चाई है नहीं, सच्चाई आदमी परेशान है। हमारा लड़का जो उन्हें बगैर चोटा जो उन्हें 3 मरतबा बंद कर दिया गया और वही के चक्कर में पुलिस परेशान किए हुए और वो गैंकर लगा दी जो हमका कमाए के खिलावत रहे। नहीं तो छोटे लोग का छूट मिल रही, ईमानदार आदमी परेशान है। अरे परेशानी सब है, परेशानियाँ हैं। गरीब आदमी परेशान चल रहा है, रोजी नहीं मिल रही, कि आदमी काम कमा नहीं खा पा रहा कैसे हो। अगर कमाने का रोजगार मिले उसको तो कमाए खाए कैसे से, जो रोजगार है वो भी सारा छीना जा रहा है। सड़क पे दुकानें लग पा रही हैं, आफत यही सब है भैया। गरीब आदमी जो मोटा आसामी था वो भी परेशान हो गया, गरीब था वो भी परेशान हो गया। अब क्या चाहते हो? अरे अब चाहते कोई अच्छी सरकार आए, रोजगार दे गरीब को, संसार को बढ़िया बनाए, नस्लों को बढ़िया करे, यही सब अच्छी बातें हैं। ये लोग किसी इशारे या किसी जमात के दबाव में नहीं बोल रहे, बल्कि ये हमारे समाज की असल तस्वीर है जो अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। खत इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों से एक पायदान ऊपर आइए और देखिए इस तबके के क्या हालात हैं। बज़ाहिर मोदी भक्त नजर आने वाले जब अखिलेश श्रीवास्तव से ये पूछा गया कि मौजूदा सरकार के कोई 4 बड़े काम बताइए, तो ये बड़े काम स्वच्छता अभियान और टॉयलेट से आगे ना बढ़ सके। एक तो स्वच्छता अभियान पर इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, लोगों में जागरूकता फैली और टॉयलेट के कारण पहले नहीं था, वो अब टॉयलेट काफ़ी संख्या में बने और इन्होंने मोदी जी के स्वच्छता अभियान के तहत जो है वो उनकी सरकार में काफ़ी बदलाव आया और अच्छा प्रशासन के उसमें है और लोगों में थोड़ा डर और भय भी है। सरकार ने कुछ नहीं किया है, कोई काम ही नहीं किया है, कोई विकास का कार्य नहीं किया है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है और वैज्ञानिकों का और दूसरे लोगों का श्रेय अपने सर लेने की कोशिश की है। काम के नाम पे कुछ नहीं किया है, टोटली जनता के साथ धोखा किया है। जैसे मेट्रो का काम शुरू किया था, इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हमने किया, इन्होंने उसमें क्या किया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया उसके अंदर, उन्होंने ने किया था। सबसे बड़ा इशू हमारा बेरोज़गारी का है, स्कूल में पढ़ाई का है
और जहाँ तक कि आप देखिए हुकूमतें कहती हैं, जब हुकूमत शुरू में आती है तो कहती है कि नहीं स्कूल की फ़ीसें कम करी जाएं, रोज़गार बढ़ाया जाए। इसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी ने एक बड़ा काम किया जिसके लिए मैं खुद उनकी तारीफ़ करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम उन्होंने बहुत करी और कोशिश करी, जैसे 14 में किया था। इस बार भी इनकी ये पॉलिसी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम को अलग बांट दो, जिससे कि कायद से लेके पंडित तक एक हो जाए और मुसलमान हाशिए पे चला जाए। लेकिन मेरे जो पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं, पंडित हों चाहे ठाकुर हों, उन्होंने सब माइंड बना लिया है कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, बैंक से पैसा चला गया, नोटबंदी से लोग परेशान हैं और ये बनाया गया कि हमें बीजेपी किसी तरह हटानी है। कहा जाता है कि आवाम की आवाज़ ही सच्ची आवाज़ है। अगर वाकई ऐसा है तो बरसर इख्तिदार हुकूमत से आम आदमी खुश नहीं। एक तरफ सियासी लीडरों के दावे हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीर, ये नाराजगी वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। हमेशा की तरह इस बार भी मुस्लिम वोट के सौदागरों और ताजिरों ने सियासी जमातों और अपने सियासी आकाओं के इशारों पर वोटरों को मशवरे भी खूब दिए और इन्हें ख्वाब भी खूब दिखाए। लेकिन एक तरफ सियासी कारकुन और दूसरी तरफ समाजी अराकीन, दोनों एक दूसरे के हरीफ नजर आते हैं। इलेक्शन के वक्त अपने मफाद के लिए सामने आने वाले मौलवियों और आलिमों पर अब लोगों को इतना यकीन नहीं, या यूँ कहें कि इनकी बात मानने को अब कोई तैयार नहीं। देखिए, जो आवाम हैं उन्होंने हर एक को देख रखा है और जहाँ तक उलमा की बात है, उलमा एक तबका उलमा का जो है वो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है, लिहाजा जो जिस पार्टी से रिलेटेड है वो उसकी बात कर रहा है, लिहाजा पब्लिक इसलिए उनकी नहीं सुन रही है। देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी सियासी जिम्मेदारियां तो मैं यही देखता हूं, उनमें एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है आपसी यूनिटी। जब तक ये यूनाइट नहीं होंगे और जब तक इसमें बटे रहेंगे, फिरकों में, मसलकों में बटे रहेंगे, तो याद रखिएगा कभी अपने हक को नहीं मांग पाएंगे। पूरा परिवार लगता है काम में, तब रोटी के साथ दाल मैसर होती है। तो उनको इंसेंटिव दिया जाए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को इंसेंटिव दिया जाए, जिससे कि एजुकेशन उनके अंदर बढ़े। लेकिन इसको कभी किसी मौलाना साहिबान ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस को कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। और इलेक्शन से पहले ही निकल आते हैं और तरह तरह से अलग अलग पार्टियों के लिए कहते हैं हम इसको कह रहे हैं, हम इसके साथ हैं, ये बेहतर है। और मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहती हूँ कि जो एक ये भ्रम फैल रहा है कि पूरी की पूरी शिया कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ है, ऐसा नहीं है। मौलानाओं ने ठेकेदारी लेना शुरू की है, वो तो पहले से ठेकेदारी लेते हैं, ठेका उठाते हैं कम्युनिटी का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न सिर्फ मजहबी लोगों की सियासी अप्रोच से अब लोग बदजन हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो कहता है कि अब लोग ही नहीं बल्कि अहम इदारे और एजेंसियां भी सरकारों और दबदबा रखने वाले रहनुमाओं के जेर असर काम करती हैं। इंतहा तो यह है कि अब लोग इलेक्शन कमीशन जैसे अहम और गैर जानिबदार बोर्ड को भी मशकूक निगाहों से देखने लगे हैं। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक खास पार्टी पर और उस खास पार्टी के लीडर्स पर सॉफ्ट है और अपोजिशन के लीडर्स पर नोटिस इशू कर रहा है। देखिए, इसको जनता देख रही है। अभी 66 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाइज्ड है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी से गुजर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन एक आज पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से मैदान में आ गया है। ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया है। हमारा सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को न्यूट्रल होना चाहिए, उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी बराबर हैं। जहां पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो, आप नोटिस इशू कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केस में और उनके लीडर्स के केस में जब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं तो इलेक्शन कमीशन सॉफ्ट क्यों है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इल्जाम तराशियां, दावेदारियां और कयास आराइयां अपनी जगह, लेकिन इस इलेक्शन में एक बात तो साफ है कि वोटर खामोश है और सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि जब जब आम वोटर खामोश होता है तो ये खामोशी किसी बड़े सियासी इनकलाब का इशारा देती है। लखनऊ से हाल ही में नजफ के लिए राष्ट्र परवाज शुरू हुई है। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम के सदर अमर रिजवी ने नजफ के लिए राष्ट्र परवाज शुरू करने पर राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया। उनके एजाज में एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। राजनाथ सिंह जी की तरह के ऐसे लोग हैं कि आदमी जिंदगी से प्यार करने लगे। कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और इसी सोच के आधार पर ही मैं भारत की राजनीति में
एक लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। भारत की कल्चर यदि देखें तो संस्कृत में कहना हो तो बहुत सारे ऐसी चीजें, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह दुनिया में और किसी देश की धरती से इस प्रकार की आवाज नहीं उठी है। इस प्रकार की आवाज उठी है तो भारत से उठी है, भारत की कल्चर की विशेषता है। और एक संस्कृत का आप लोग नहीं समझ पाएंगे, वेद ही का वाक्य है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, माने छोटी सी चीज में जो है वही होल यूनिवर्स में है। ये था पार्लियामानी इलेक्शन के ताल्लुक से लखनऊ का मंजर और पस मंजर। उम्मीद करते हैं कि लखनऊ की ये तस्वीर आपको पसंद भी आई होगी और इसके ज़रिए आपने ये मूड भी बनाया होगा कि वोट देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए। ये हमारा जमहूरी हक़ है और जमहूरियत की इस्तवारी के लिए, इस्तेकाम के लिए, इंसानी कदरों की बहाली के लिए इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है। तो अपने मेज़बान तारिक कमर और कैमरामैन एस के वर्मा को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी एपिसोड में किसी और शहर के मंजरनामे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।